Hello everyone, welcome to Elite Trade. My name is Gaurav and today I'm back again with a new video. So recently Royal Challengers Bangalore ने consecutively second year अपना IPL टाइटल जीता. आप में से कई लोग आरसीबी के फैंस होंगे, कई लोग आरसीबी के फैंस नहीं होंगे. ऑब्वियसली अगर फैंस हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा होगा और जो फैंस नहीं है या हेट करते हैं उनको बहुत ख़राब लग रहा होगा कि ये क्यों जीत गए. उस चीज़ को हम साइड पर रखते हैं, उसको हम डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाते क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो कुछ और है. हमारा मोटिव है कि हम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए, अगर कोई भी टीम जीतती है, वो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इवन आपका कैट का प्रिपरेशन भी हो, तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस चीज़ में एस करने के लिए. अब मैं अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब ऑक्शन होता है, ऑक्शन में कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो एक अच्छा टीम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा टीम नहीं होगा तो आपका जीतने का टेंडेंसी ऑब्वियसली काफ़ी लोअर साइड पे चला जाएगा. एंड उस अच्छी टीम को चूज़ करके उनमें से उन प्लेयर्स से बेस्ट आउटकम निकालना एंड उन प्लेयर्स का इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना एंड सारे के सारे प्लेयर्स या ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो मैच विनर्स बन जाएं कि कोई भी अपने दम पर मैच जिता पाए, उस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करना वो एक बड़ा टास्क है. वैसे ही आपका कैट की प्रिपरेशन में भी ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको, अगर आप उनको 2-3 पैरामीटर आपके ऊपर नीचे हो जाए बट बाकी के पैरामीटर आपने संभाल लिए तो आपका टेंडेंसी बहुत हाई है कि आप काफ़ी अच्छा कैट में एस कर सकते हैं. अब बहुत अच्छे परसेंटाइल्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 to 11 ईयर्स से काफ़ी सारे टॉपर्स मैंने देखे हैं. 99.99 वाले भी देखे, 99.9 प्लस वाले बहुत सारे लोग देखे, 99.5 प्लस वाले तो बहुत ही ज़्यादा लोग देख चुका हूँ. तो उनका माइंडसेट क्या है, क्या उनके ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं देखता हूं कि यार ये नॉर्मल बंदों से अलग हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को लेकर अलग है और वो बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आते हैं. मैं सिर्फ आया अहमदाबाद में एडमिशन हो गया, बेंगलोर में एडमिशन हो गया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि अकेडमिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, अकेडमिक्स बहुत सॉलिड है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो तो 98 प्लस पे भी आपका आईएम अहमदाबाद कन्वर्ट हो जाता है जनरल कैटेगरी के साथ में. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ कॉलेज ओरिएंटेड नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज की वीडियो में है आपके परसेंटाइल्स ओरिएंटेड कि आप उस लेवल पर अपने आप को क्या लेकर जा पाएंगे. 99.8 प्लस तक स्कोर पहुंचा देना, 99.9 प्लस तक का स्कोर पहुंचा देना, तो क्या चीज़ें ऐसी अलग है उन लोगों में, क्या 11 फैक्टर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये 11 फैक्टर्स हैं जो मैंने नोटिस करे हैं उन टॉपर्स के अंदर. मैं आज इस वीडियो में उन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा. तो ध्यान से देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, बेसिक एप्टीट्यूड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा था. बेसिक एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है जी, कई लोगों के मन में आएगा यार ये क्या आप चीज़ बोल दिया. भाई बेसिक एप्टीट्यूड ये है कि अगर मुझे एक ऑड वैल्यू पे रीच करना है, दो नंबर्स को ऐड करके, तो उनका दिमाग में सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में चल जाता है कि भाई अगर एक ऑड नंबर मिला और दूसरा इवन नंबर मिला तो वो एक ऑड एंटाइटी बनाएगा. अगर मुझे मल्टीप्लाई करके ऑड बनाना है तो ऑड बनाने के लिए मुझे दोनों के दोनों ऑड नंबर्स चाहिए जो कि मल्टीप्लाई होने चाहिए. एक भी इवन नंबर आया तो वो नंबर इवन हो जाएगा. ये बेसिक एग्जांपल एक समझने के लिए बेसिक एप्टीट्यूड क्या होता है. और एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको 10 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4 नंबर्स जो चारों के चारों डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए और 0 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. तो आपको देखते ही नजर में आए कि 1 2 3 4 की हेल्प से हमारा 10 जो है वो बन जाएगा. फिर कोई क्वेश्चन आया 1 से लेकर 9 तक कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर्स यूज हो रहे हैं, इनका कुछ कार्ड्स इसी बॉक्स में है, कुछ कार्ड दूसरे बॉक्स में, कुछ कार्ड्स इस बॉक्स में, कुछ बनाना है हमें. तो मुझे ये नहीं सोचना पड़े यार 1 से लेकर अगर 9 तक कार्ड्स हैं तो उनका टोटल सम कितना होगा, दैट विल बी n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो टोटल आपका 9 × 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 45. तो ये चीज़ें आपको बताना ना पड़े या आप सोच पाओ, इसको हम बोलते हैं कि यार बेसिक एप्टीट्यूड सही होना. बेसिक एप्टीट्यूड में, और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मतलब आप एक्टिव थिंकर हो, आप पैसिव थिंकर नहीं हो, आप भोंदू टाइप के नहीं हो, आप अपने आप से लॉजिक्स लगा पाते हो, आप सोच पाते हो. क्या आप वो टाइप के स्टूडेंट हो या आप वो टाइप के स्टूडेंट नहीं हो? अगर तो आप वो टाइप के स्टूडेंट हो तो आपका बहुत अच्छा करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको अपना एक्टिव थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा. एंड एक्टिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे. आपका डेली काकुरो सॉल्विंग करना, सुडोकू सॉल्व करना, कोई भी लाइफ की पजल्स. यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं जी, उनके लेफ्ट राइट में कुछ कार्स जा रही हैं, वो नोटिस करते हैं यार ये कार ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, अप्रॉक्स कितना डिफरेंस हो सकता है. वो गाड़ी का नंबर प्लेट देखते हैं यार इस नंबर प्लेट में कोई पैटर्न तो नहीं है, ये नंबर प्लेट एपी तो नहीं बना रहा, 1357 टाइप का नंबर तो नहीं है. ये चीज़ें सोचना, ये लाइफस्टाइल का पार्ट होता है उनकी, जो एक्टिव थिंकर्स होते हैं. क्या आप वैसे टाइप के हो? 99.5 प्लस लाने के लिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ देखा है जिनका दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है. तो ये कॉमन सेंस, बेसिक लॉजिक, ये चीज़ें होती हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स में. अगर आप में नहीं है तो किसी भी पॉइंट से आप डिसहार्टन मत हो ना कि यार मेरे में तो है नहीं यार, मैं तो कैसे कर पाऊंगा. ये पॉइंट हम डेवलप कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, बट उसके लिए हमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जी, बेसिक एप्टीट्यूड क्या है, कॉमन सेंस कैसा चलता है, लॉजिक्स हम थोड़ा बहुत सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं.
सेकंड है जी, उनका रीडिंग हैबिट काफ़ी स्ट्रांग होता है ऑलरेडी बाय बर्थ, मतलब स्टार्टिंग से जब बहुत छोटे थे तो उनको रीड करने का हैबिट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि जो ऑलमोस्ट सब में मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड वो कहते हैं यार मजबूरी में स्टार्ट किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है। वो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं मजबूरी में मार्क्स लाने के लिए, बट जब वो स्टार्ट करते हैं उनको मज़ा आने लगता है और वो इतना ज़्यादा रीड करने लगते हैं, बुक्स हों कोई भी एडिटोरियल्स हों, उनको मज़े आने लगते हैं यार, बहुत फास्ट रीडर्स बन जाते हैं। और विद प्रैक्टिस ये अचीवेबल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी है तो आपको वो हेल्प करेगा, बट अगर आपके अंदर नहीं है आप इसको डेवलप कर सकते हो विद प्रैक्टिस। रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप रीड कर पाओ। रीड करने का बेनिफिट ये है कि आज के डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में अगर आप रीड कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स होंगी। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का मतलब ये है कि आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हो, आप कुछ पढ़ते हो, आपके दिमाग में घुसता है, आप उसको इन्फर कर सकते हो एंड सही है या गलत है आप उसका डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वन ऑफ द फैक्टर जो टॉपर्स में दिखता है। थर्ड फैक्टर है उनकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। जब वो छोटे थे तो पजल सॉल्विंग का उनको हैबिट रहता है। सुडोकू टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बचपन से ही करते आ रहे हैं भाई। कोई नंबर सीरीज का पजल आया कहीं पर, जैसे स्कूल में कोई कंपटीशन हो गया, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मजा आता है। कहीं पर कोई पैटर्न नजर में आ जाए वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, कोई कोडिंग डिकोडिंग दिख गया सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या वो टाइप के बंदे हो? अगर नहीं हो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप हो तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप वो 99.8 प्लस वाला स्कोर अगर सोच के चल रहे हो या इवन 99.5 प्लस तक का आप भी स्कोर दिमाग में रखकर चल रहे हो तो आप अचीव कर सकते हो। आपका डेटा देखकर आपको समझ में आ जाए, चार्ट देखकर आपको डरावना सा न लगे कि यार क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, मज़ा आता हो आपको इन चीज़ों को देखकर, तो ये टॉपर का सिनेरियो रहता है, उनको देखकर मज़ा आता है। फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको मैथ्स का फियर नहीं होता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैथ्स का फियर नहीं होता। जिन लोगों का मैथ्स का फियर रहता है वो दूर कर देते हैं विद प्रैक्टिस, लेकिन उसमें टाइम जाता है। ऐसा नहीं देखा मैंने कभी भी कि आपको फोमो है जी मैथ्स का और आप मैथ्स में 99.5 प्लस समथिंग वाला स्कोर ले आओ, नहीं बन पाता। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब रगड़ के प्रिपरेशन करना पड़ता, उसके बिना काम नहीं चलता। तो फोबिया तो आपको एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फोबिया है तो आप वो टॉपिक्स पकड़ोगे जहाँ पर स्कोर्स आप बढ़ा सकते हो और अपना परसेंटाइल निकाल सकते हो कि कट ऑफ का प्रॉब्लम ना आए। बट मैं 99.5 प्लस वाला जो परसेंटाइल दिमाग में रखकर चल रहा हूँ उसके लिए फोमो नहीं होना चाहिए यार। मैथ्स में आपको मज़ा आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं बना, आप उसको सोचो कि यार थोड़ा टाइम देते हैं, कोई बात नहीं, मुझे टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट मुझे आता है, एप्लीकेशन सीखना है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं और नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वो तरह का एटीट्यूड रहता है। ये लोग टॉपर्स का ट्रेट है, ये उनका दिमाग इस तरीके से चलता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइम मैनेजमेंट का स्किल बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है जी इन टॉपर्स का, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। मतलब ये वो टाइप के बंदे हैं कि इनको ऑफिस के अंदर अगर 10 मिनट भी कहीं मिल गया ना, ये बातें नहीं बनाने बैठेंगे, चुगलियाँ नहीं करने बैठेंगे, यार ये वाले बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, ये वो कर दिया, ये है ही नहीं। ये किसी से ये नहीं पूछेंगे भाई मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा ना भाई, इनको परवाह ही नहीं रहता। ये लोग सोचते हैं यार ये सब भोंदू जनता है, मैं इनसे अलग हूँ और मैं एफर्ट डालूंगा, मैं निकाल लूँगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सॉलिड टाइम मैनेजमेंट। भाई मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आरसी सॉल्व करने लगते हैं, खड़े हुए हैं मेट्रो में, आरसी सॉल्व हो रहा है। वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, वो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ले जाते हैं कि यार रास्ते में 10 क्वेश्चंस ये वाले सॉल्व करूंगा, अपना रफ पैड ले जाते हैं, साथ में सॉल्व कर रहे होते हैं। एलआरडी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि यार ये पजल कैसे एंड तक पहुंचेगा, क्या स्टेप हो सकता है, ऑरली सोचने का ट्राई कर रहे हैं। ये तरीके का दिमाग चलता है इनका और इस तरीके का ये टाइम मैनेजमेंट करते हैं। सोना, आलस, लेजीनेस, लथार्जी बहुत ज़्यादा है नहीं उनके ट्रेट्स। वो थोड़ा विनर्स एटीट्यूड होना, टाइम को सही से यूटिलाइज करना, ये उनके ट्रेट्स रहते हैं। तो क्या आप उस रास्ते पे चल रहे हो या नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट सही है या नहीं, इंस्टाग्राम पे क्या आप स्क्रॉलिंग ही करते जा रहे हो या आप कहीं सोशल मीडिया उसमें ही इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्या, वो टाइप के आपके ट्रेट्स जा रहे हैं या कुछ अलग ट्रेट्स हैं जहाँ से आप कुछ निकाल पाओगे। देन उसके बाद में हंगर फॉर सक्सेस, भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जी। हंगर फॉर सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से अगर मैं एग्जांपल दूं, बंदा बीमार पड़ा होता है ना, बुरी हालत होती है, लेकिन उसको पता है यार मुझे निकालना ही है, तो वो पढ़ाई में भी इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। बहुत बुरी हालत होगी, मतलब लग रहा है कि यार अब तो सो जाना चाहिए, अब थक चुका हूँ, अब और नहीं होगा, उस टाइम पर भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो सिनेरियो है कि यार अगर 3 से 4 घंटा ही सोने को मिला उसमें भी मैनेज कर ले रहे यार, इतनी आ गया अंदर। वो विनर्स एटीट्यूड है ना यार, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आगे लेकर जाएगी।
वो लेजी माइंडसेट या लथार्जी वाला माइंडसेट आपको आगे लेकर जाएगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनका एप्टीट्यूड सीखने को लेकर भी एंड लाइफ में कुछ अच्छा करने को लेकर भी, और वो कर जाते हैं यार, वो उनको कोई रोक नहीं सकता। उनको परिवार वाले भी कई बार ताने मार देते हैं बेचारों को, उनको ऑफिस में भी ख़राब माहौल मिल जाता है कई बारी, बट वो नहीं रुकता यार, वो कह रहा ठीक है यार कोई बात नहीं, मेरा टाइम आएगा तब बताऊँगा। तो क्या आपके यहाँ हंगर फॉर सक्सेस उतना है? ये थोड़ा अपने आप से पूछिए। शायद शर्मसार हो जाएं आप में से कई लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं, यार मैं तो यार इनमें से एक भी चीज़ नहीं फॉलो कर रहा। तो शायद आपकी आत्मा जागे और थोड़ी सी और आपकी डिज़ायर बढ़े। आप चाहते हो कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन क्या आप वो डे ड्रीमिंग ही कर रहे हो या एक्चुअल में आप उसके लिए एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो जाओगे? वो शायद इस वीडियो के लिए आपका दिमाग जो है वो खुल जाए। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स। ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर देखा है। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जिनका प्रोफाइल होता है जी 10 CGPA इन 10th, 10 CGPA इन 12th और 93-92+ परसेंटेजेस इन ग्रेजुएशन एंड कैट में उनका 90 परसेंटाइल्स भी क्रॉस नहीं कर रहा होता एट टाइम्स। ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं 90 परसेंटाइल्स भी क्रॉस नहीं करता, क्योंकि एमसीक्यू जो है ना ये आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स की तरह गेम है नहीं। वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, जो मैम ने या सर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर आए थे, आपने वो पढ़ लिए, आपने वो अच्छे से कर लिए, वही पेपर में पूछे जाने, आपका काम बन गया। बट एप्टीट्यूड एग्जाम्स भाई साहब ऐसा नहीं चलते हैं। एप्टीट्यूड एग्जाम्स थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहते हैं, थोड़ा चाहते हैं बंदा स्मार्ट हो, इसको क्वेश्चन सिलेक्शन आता हो, ऑप्शन एलिमिनेशन आता हो, खराब ऑप्शन जो है वो उनको पहले ही दरकिनार कर दे, यार ये तो हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। बची हुई 2 ऑप्शंस में 50-50 में गेस वर्क करने का भी उसके अंदर वो लॉजिक हो कि यार ये ऑप्शन के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको मुझे आंसर मार्क कर देना चाहिए। उस तरीके का माइंडसेट रखना ये एमसीक्यू एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स के पार्ट होता है। कई लोगों में नेचुरली होता है, कई लोग मॉक्स देकर, सेक्शनल देकर, विद प्रॉपर एनालिसिस ये बात सीखते हैं कि यार एक्चुअल में एमसीक्यू एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है। सबके बस की बात नहीं है स्टार्टिंग में एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज के टाइम पर तो फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है एजुकेशन सिस्टम में कि काफ़ी सारे एग्जाम्स आप एमसीक्यू में देते हो तो आपको आइडिया रहता है कैसे बिहेव होगा, बट फिर भी अभी उस लेवल पे चीज़ें डेवलप नहीं हुई होती मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, तो वो परेशान होते हैं। तो इसमें आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। खराब क्वेश्चंस को पिक ना करना, खराब क्वेश्चन एज इन जो आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको पता है आप सॉल्व शायद नहीं कर पाओगे, फिर भी आप उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, तो वो काम ना करना। इंटेलिजेंट गेसिंग कई बार करना पड़ता है एट टाइम्स, स्ट्रेटजिक क्वेश्चन सिलेक्शन आपको करना पड़ता है अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए। तो क्या आप उस टाइप के बंदे हो? क्या आपको लग रहा है कि आप उस टाइप के बंदे हो? तो फिर आपका चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जाम में काफ़ी अच्छे लेवल पर एस करने के लिए। फैक्टर 8 आपका माइंडसेट। माइंडसेट मैंने वर्ड बहुत बार अभी तक यूज़ कर दिया, तो भाई साहब ये माइंडसेट का रोल बहुत ज़्यादा है। आप क्या एग्ज़ाम में आपसे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो क्या आपके आंसू निकल आएंगे? आपका इतना बुरा हाल हो जाएगा यार मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई है, या फिर आपके में वो फाइटर वाली स्पिरिट होगा कि यार मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, कोई बात नहीं 2 क्वेश्चन नहीं बने, मैं नहीं बना पा रहा तो बाकी भी नहीं बना पा रही होगी जनता, बाकियों के भाई हालत ख़राब होगा, मैं मैनेज कर लूँगा यार, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं संभालता हूँ पेपर को। संभालते बहुत अच्छा कर जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं ना DILR में फर्स्ट 20 मिनट जा चुके हैं जी, 20 मिनट बचा है और उस 20 मिनट के अंदर भी 3 पजल सॉल्व करके आ गए, और 3 पजल सॉल्व करके उनका 99.95 से DILR में बना होता है। और वैसे वैसे बंदे भी हैं। ये कैसे होता है? ये थोड़ा माइंडसेट स्ट्रांग चाहिए, हल्का माइंडसेट, कमज़ोर माइंडसेट, बुज़दिल माइंडसेट से काम नहीं बनेगा, वो रखना पड़ता है भाई थोड़ा सा अंदर कि यार करके आया हूँ, आज अच्छे से प्रिपरेशन मेरा हुआ है, पेपर भी मैं सही से निपटा के जाऊँगा। ठीक है जी, आपको काम रहना, प्रेशर के अंदर फोकस मेंटेन करना। एक चीज़ और बता देता हूँ, अब एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हो ना, बीच में ना आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ जो इन्विजिलेटर हैं वो बातें कर रहे होंगे, या स्टूडेंट्स जो हैं किसी रीज़न से साइन करना है जी, कुछ शोर मच रहा है, तो क्या आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि आप उसको झेल लोगे आराम से या नहीं झेल पाओगे? उससे डिटर्मिन होगा कि आप एक्चुअल में एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं। थोड़ा सिस्टम में कुछ इशू हो गया, स्क्रीन एक बार के लिए ब्लिंक कर गया, क्या उतने वीक हो या उतने स्ट्रांग हो, संभाल पाओगे या नहीं, उस पर भी आपका डिपेंडेंट है कि आप कितना हाई परसेंटाइल जो ला पाओगे। मेंटल रेजिलियंस, कॉम्पिटिटिव एज है जी आपका, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए स्ट्रांग माइंडसेट कैसे आएगा यार? आपका प्रिपरेशन उतना सॉलिड हो, आपने इतने क्वेश्चंस लगा रखे हो, आपको पता हो यार अंदर है सब कुछ, मेरे दिमाग में भरा पड़ा है, दिल में जान है, दिमाग में दिमाग है, तो मैं कर पाऊंगा, कोई बड़ी बात मेरे लिए है नहीं। सिमिलर पॉइंट पर आपकी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। उन लोगों का एनालिसिस इतना सॉलिड होता है, उनको पता होता है जब तक वो अक्टूबर नवंबर के फेज़ में पहुंचते हैं ना, उनको ये पता है कि मेरा सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज और टॉपिक के बाद मेरा सब टॉपिक वाइज
कौन से सब टॉपिक्स में वीकनेस है, कौन से सब टॉपिक्स में मेरा स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक मेरा एमसीक्यू में आता है तो मैं 100% कर लूंगा, कौन सा मैं टीटा में रोक देना चाहता हूँ, किस टाइप के पजल्स पे मुझे हाथ लगाना है, किस टाइप के पजल्स में मुझे हाथ नहीं लगाना, किस टाइप का जॉनर आरसीज में मुझे तंग करता है, वीए में मेरा मार्क्स ज़्यादा ला पा रहा हूँ, मैं नहीं ला पा रहा हूँ, समरी मेरा स्कोरिंग है नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन समरी के ऑप्शन में मुझे तंग होता है, कहाँ पर नहीं होता। इतना डेप्थ में जाकर लोगों ने एनालिसिस करा होता है। और भाई अगर आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं से समझ पा रहे सही से, तो आप ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे, चांस ही नहीं है। तो आपका ये एरर्स को रिव्यू करना कि सेम मिस्टेक्स आप दोबारा ना करो, क्योंकि क्वेश्चंस एक टाइम के बाद रिपीट होंगे। अगर आप 15-20 मार्क्स दे रहे हो ना, एक टाइम के बाद क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम कर लिया होगा तो भाई आप इम्प्रूव ना कर पाओ, इसका स्कोप बनता नहीं है। तो आपको रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स बार बार नहीं करनी है। एवरी मिस्टेक जो है ना एक स्टेपिंग स्टोन है। आप 3 से 5 मार्क्स ना एक एक मिस्टेक को इम्प्रूव करके बेटर कर सकते हो आने वाले मार्क्स के अंदर। इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। बट उसके लिए प्रॉपरली एनालिसिस, डेप्थ में जाकर एनालिसिस, पूरा टाइम देना कि यार क्यों कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे से ऑप्शन कैसे गलत सेलेक्ट हो गया, ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज़ योर लक फैक्टर। अब लक फैक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं क्रिकेट के साथ इसको लिंक कर रहा था, आईपीएल के साथ में लिंक कर रहा था। तो एक ही टीम था जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मुझे नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही टीम था जो हैदराबाद, जो बेंगलोर को टक्कर दे सकता था, दैट वाज हैदराबाद। जब उनका जो टीम था, उनका टीम भी बैलेंस्ड था, बट लक उनके फेवर में नहीं गया। अदरवाइज हैदराबाद और बेंगलोर का मैच हो रहा होता, शायद फिर से बेंगलोर जीत जाता, बट हैदराबाद एक फाइट दे सकता था क्योंकि उनका टीम भी बैलेंस्ड था। बैट्समैन रन मार रहा है, कोई भी पर्सन आकर मैच जिता सकता है, बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं, फील्डिंग एकदम टॉप नॉच हो रहा है। वही एक टीम मुझे लगता था जो फाइट दे सकता है। गुजरात के पास ठीक है बैट्समैन थे, 2-3 बैट्समैन जो हर बार जिता रहे थे, बीच का मिडल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा था, बॉलर्स चल रहे थे बट वो नहीं चले, तो काम पूरा का पूरा खराब हो गया। तो लक फैक्टर भाई साहब रोल प्ले कर जाता है। अब हैदराबाद का लक फैक्टर के लिए चीज़ क्या खराब हो गया, भाई साहब रघुवंशी जी जाग गए उस दिन पे, उन्होंने जिता दिया भाई, उनके सामने अब नहीं काम चल पड़ाया, नहीं काम चल पाया, और एक ही मैच का बात था, काम खत्म हो गया वहीं के वहीं, आगे गेम बढ़ नहीं पाया। सेम चीज़ आपका कैट के साथ हो जाता है कि आपने सब कुछ सही कर लिया, 10 के 10 फैक्टर्स आपके सही थे। एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, मैं नेम रिवील नहीं करना चाहता फॉर ऑब्वियस रीजंस। एग्जाम से कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, उसका 99+ परसेंटाइल्स कॉन्जिक्यूटिवली आता था ऑलमोस्ट सारे ही मॉक्स के अंदर, और एग्जाम से जस्ट पहले वो बंदे को डेंगू हो गया था या टाइफाइड हो गया था, दोनों में से कोई एक चीज़ हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था। भाई इतना अच्छा प्रिपेयर्ड है, नवंबर 2nd वीक के अंदर अगर उसको ये बीमारी हो जाएगा, इतना वीकनेस है, बंदा पढ़ नहीं पा रहा, पेपर जैसे तैसे दवाइयाँ खाकर देने पहुंचा, तो लक का ही नाम दोगे इसको। उसका अपने एंड पे तो पूरा प्रिपरेशन था, लेकिन हालत ख़राब हो गया तो क्या करेगा। फिर भी उसका 97 समथिंग परसेंटाइल आया था कैट के अंदर। बट एक चीज़ और, अब लक जो है वो कैट के अंदर तो ख़राब हुआ, जैट में मार दिया भाई बंदे ने, जैट में एक्सेलरी बना लिया है। तो टियर 1 का एक कॉल जो बन सकता था जैट के थ्रू, उसने बना लिया। कैट के दिन बीमार था, नहीं हो पाया, जैट के दिन मैनेज कर लिया है। तो भाई और भी कई स्टूडेंट हैं जिनका कॉन्जिक्यूटिवली रॉ स्कोर ही 120 की रेंज में जाता था, कैट के मॉक्स के अंदर 120, 125, 130 की रेंज में रहता था। इवन IMS के मॉक्स में, CL के मॉक्स में, कैट में 80s में रह गया। दिल टूटता है यार, टूटता है दिल, बट लक जो है वो कहीं ना कहीं काम अपना कर जाता है। अगर लक अपने फेवर में नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ अगर हो जाए तो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस 11वां फैक्टर लक अभी अपने कंट्रोल में तो है नहीं भाई, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम अपने एंड पे बेस्ट पॉसिबल दे सकते हैं कि यार अपने पहले 10 फैक्टर्स को हम संभालें कि 11वां फैक्टर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो हम फिर भी बच जाएं। तो अब मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ उसका थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो उसके जो कॉलेजेस कन्वर्ट हुआ है उसमें एक SPJIM है और एक IIT है, IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे में से कोई एक ऑप्शन है। उसका परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली 98 पॉइंट समथिंग बना है, IIT बॉम्बे है मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब अगर उसका लक ऊपर नीचे भी हुआ है ना, तो उसकी वो कॉल्स कन्वर्ट हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी स्कूल होगा। तो लक अपना काम करेगा जो उसको करना है, लेकिन जो हम अपने एंड पे अपना काम कर सकते हैं भाई वो हमें अपने एंड पे कर लेना चाहिए, सो दैट हमारी स्किल्स उतनी डेवलप हो जाएं कि अगर लक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तब भी हमारा सर्वाइवल जो है वो हो जाए। तो टोटल कुल मिलाकर अगर मैं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये हमारे 11 पैरामीटर्स हैं जी। आपका स्क्वाड बन चुका है, इसमें एक इम्पैक्ट प्लेयर आपका ये भी हो सकता है कि आपने 1-2 गेस वर्क लिए और वो वही बैठ गए, आपने सोचा A और B में से ऑप्शन होगा, तो इम्पैक्ट प्लेयर आपका ये है कि आपने ये सोचा और A ही निकला है एग्जाम डे पे, तो +3 का एडवांटेज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बाकी आपके 11 फैक्टर्स जो है वो आपके सामने ये रहे। कॉमन सेंस, बेसिक एप्टीट्यूड लेवल, स्ट्रॉन्गर रीडिंग हैबिट डेवलप करना ही पड़ेगा, हंस के रो के मन करे ना करे डेवलप कर ले भाई, काम आएगा लॉन्ग रन में। DILR आपका स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एनालिटिक स्किल्स होना, फेयर ऑफ मैथमेटिक्स ना होना, टाइम मैनेजमेंट होना, हंगर फॉर सक्सेस होना, MCQ सॉल्विंग स्किल्स होना,
स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल होना, कंसिस्टेंसी होना, डिसिप्लिन के साथ में एफर्ट्स डाल पाना एंड अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, और जो गलतियां कर रहे हो बार बार सेम गलतियां रिपीट ना हो, और आपका लक फैक्टर लास्ट पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रख लो तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका एक हाथ ऊपर नीचे हो गया, आपका VARC वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन नहीं है, आपने उतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करा है, बट आपका DLR एंड क्वांट्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एग्ज़ाम आपका इतना अच्छा चला गया इनमें, तो VARC में थोड़ा कम होने के बाद में भी आपने इन दोनों में संभाल लिया, या सेम चीज़ आपका क्वांट्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपने VARC में मैक्सिमाइज़ करके अपने आप को संभाल लिया, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एज वेल। तो आपके अगर 2-3 पॉइंट्स इस पूरे के पूरे स्क्वाड में, पूरी टीम नहीं लगती यार एक मैच को जीतने के लिए, पूरी टीम तो नहीं लगता, बट आप उसके लिए वर्क करते रहते हो। अब मे भी नीचे वाले प्लेयर्स का बारी ना आए यार, ऊपर वाले प्लेयर्स ही मैच जिता दे, मे भी यही वाले प्लेयर्स जो है आपका मैच जिता देंगे, नीचे वालों को शायद बारी ही ना आए, बट बारी आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं पता। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा पूरी की पूरी टीम के साथ में कि जिसका बारी आए वो अपना बेस्ट काम जो है वो कर कर आगे निकल जाए। होपफुली आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। तो आपका चैंपियनशिप फॉर्मूला यही है जी, बिल्डिंग योर 11, अपनी 11 मेंबर्स की टीम बनाइए और मास्टर दीज 11 फैक्टर्स, बिल्ड योर विनिंग स्क्वाड, एस योर एग्जाम बाय अ मैसिव मार्जिन, स्टार्ट बिल्डिंग योर विनिंग 11 टुडे। भाई साहब अब मैं विनिंग 11 के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ऐसा ना हो कि पता चले आप ड्रीम 11 पे टीम बनाने लग गए कि भाई साहब इस बंदे ने आकर विनिंग 11 बनाने के लिए बोला था, तो आप बैटिंग के अंदर घुस गए। वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अननेसेसरी उसके ऊपर अपनी बात मत ले जाना। मैं आपकी प्रिपरेशन को और बेस्ट पॉसिबल वे में करने की बात कर रहा हूँ, माइंडसेट को बेटर करने की बात कर रहा हूँ, और जो भी पॉइंट्स मैंने लिस्ट करे अगर कमियां चल रही हैं उन पॉइंट्स को लेकर तो उस पर काम करिए, क्योंकि वो विनर्स के ट्रेड्स नहीं है, वो 99.5 प्लस लाने वालों के ट्रेड्स नहीं है। बहुत लोगों से बात होता है यार, बहुत लोगों से बात हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस ये सारे के सारे पॉइंट्स के थ्रू मैंने शेयर करा। होपफुली आई मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। थैंक यू, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।